हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका अध्याय है उसका इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अमूमन इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमें दो रैखिक समीकरण बनाना होती है। दो रैखिक समीकरण बनने के बाद हमारे पास तीन प्रकार की मेथड होती है। तीनों में से किसी प्रकार की मेथड से आप यहाँ पर सॉल्व इसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़कर रैखिक समीकरण किस प्रकार बनाएं। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार से समीकरण बनाई जाती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। हम यहाँ पर एक्सरसाइज आपके प्रश्न वाली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका 3 का पहला है। मैं बिल्कुल आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है। दो संख्याओं को दिया गया अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्याओं की बात की जा रही है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि वे संख्या x और y है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा आंसर। सबसे पहले मान लेते हैं माना कि वे संख्याएं x और y है। इस प्रकार से सबसे पहले हमें मानना है। दो संख्याओं की बात की है तो दोनों हमने मान ली x और y है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है। अंतर से क्या समझते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अंतर से क्या समझते हैं? अंतर का अर्थ होता है कि एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे तब हमें 26 मिलेगा, 26 मिलेगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26। यह हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। आपको दिए गए क्वेश्चन से दो समीकरण बनाना है और हाफ क्वेश्चन में आपको एक समीकरण मिलेगी और आधे क्वेश्चन में बाकी के शेष में आपको एक समीकरण और मिल जाएगी। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 26 मिल गई और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में संख्या बड़ी कौन है, x बड़ी है या y बड़ी है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने x में से y को घटाया है। आप चाहते तो y माइनस एक्स भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पर x माइनस वाई लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर एक निर्देश दूंगा कि x से जो संख्या बड़ी है y से, x का मान बड़ा है y से, हमारी संख्या x बड़ी है y से, तब जाकर आपको 26 यहाँ पर प्लस का मिलेगा। यदि आपकी यह y बड़ी होती है और x छोटी होती है तो यह मान आपका माइनस में मिलेगा। तो यह निर्देश हमें देना आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है? बड़ी संख्या में हम 3 का गुणा करेंगे या छोटी संख्या में 3 का गुणा करेंगे? हम हमेशा इक्वल टू कर रहे हैं। यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा रहे हैं। दो तरीके हो सकते हैं आपको लिखने के। आप दो तरीके से दो वेरिएशन में सोच सकते हैं। एक इस प्रकार से सोच सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, और एक ऐसा सोच सकते हैं 3y इक्वल टू एक्स। अब आप दोनों में विचार करके बताइए कि सही क्या लिखा है हमने। 3x इक्वल टू वाई सही है, 3y इक्वल टू एक्स सही है। जब हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारी जो बड़ी संख्या है वह x है, यदि बड़ी संख्या हमारी x है तो इसका अर्थ है कि x के इक्वल y को होने के लिए उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। तो यह लिखा हुआ हमारा सही है और यह लिखा हुआ हमारा गलत है। तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए, थोड़ी अवधारणा समझिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स टूल का उपयोग कीजिए और सोचिए, विचारिए और फिर इसे इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आइए। जल्दबाजी में इस प्रकार की गलतियां हो जाती है। चलिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखेंगे x इक्वल टू 3y। हमने y से 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का गुणा किया, क्योंकि यह संख्या हमारी इस संख्या की 3 गुनी है, मतलब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तब x के बराबर हो पाएगी। यह हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब चूंकि हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, इसलिए
अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पर आप इसे चेंज करके ऐसा भी लिख सकते थे, x माइनस 3y इक्वल टू 0, लेकिन इसे ऐसा लिखने के बाद वापस से हमें इस प्रकार से इसे लिखना होता है, इसलिए हम सीधे सीधे इसी का उपयोग कर लेते हैं। तो हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या माने, x बराबर 3y रखने पर इस प्रकार लिखेंगे हम, x की जगह हम 3y मान पुट कर देंगे कहाँ पर, पहली समीकरण में। ऐसा हमने इसलिए किया है, अमूमन हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम x की वैल्यू बनाते थे। यहाँ पर 2 इक्वेशन में हमें x की वैल्यू बनाई मिल गई, इसलिए हम 2 का उपयोग करके 1 में रखेंगे। हमारी 1 नंबर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। x के प्लेस पे हम रख देंगे 3y, तो हमने यहाँ पर रख दिया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ 3y में से 1y माइनस होते हैं, तो 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26/2। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 13। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13। हम लिखेंगे y बराबर 13, कहाँ रखने पर, y बराबर 13 को हम यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। y बराबर 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं हम। हमारी ये इक्वेशन है x इक्वल टू 3y, तो x बराबर 3 गुणित 13, तो x का मान आ चुका है 39, 13 या 39। फाइनली ये आंसर आ चुका है और y की वैल्यू आ चुकी है 13, ठीक है। ये 2 मान आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे x और y के मान हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आए हैं या नहीं आए। ये थोड़ा सा आपको 1-2 सेकंड रुक के विचार करना है कि क्या हमसे कोई प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब आप 39 में से 39 में से यदि 13 को घटाते हैं तो आपके पास 26 आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। 39 में से 13 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 26 आ जाएगा। दूसरा, हमने यहाँ पर एक टर्म लिखी थी, हमने एक कंडीशन लिखी थी कि x जो संख्या है वह y से बड़ी है। तो क्या x का मान y से ज़्यादा है, तो बिल्कुल x का मान y से ज़्यादा है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, क्या ये संख्या इसके 3 गुनी है, तो बिल्कुल 3 गुनी है। मतलब हमारे ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आ गए हैं। इस प्रकार से आपको समझ बूझ के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, और यदि इस प्रकार से आप करके आते हैं तो आपको 4 नंबर या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 100 में से 100 नंबर पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, बेसिक बिल्कुल बता रहा हूं आपको मैं। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब आपको यहां पर एक संपूरक शब्द नया आ चुका है, पहले उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। क्या है वो? संपूरक। संपूरक का अर्थ होता है कि किन्हीं भी 2 कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से एक लाइन है और इसके ऊपर ये जो एंगल बना हुआ है या कोण बना हुआ है, यह है आपका 180 डिग्री का कोण। इस 180 डिग्री कोण को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए डिवाइड कर दिया, एक कोण आपका ये बन गया और एक कोण ये बन गया। तो ये वाला मान लीजिए आप x है और ये मान लीजिए y है। यदि यह x है और यह y है तो हम कहेंगे x और y दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। और इन दोनों का योग अगर हम करेंगे यहाँ पर x धन y बराबर लिखेंगे तो 180 डिग्री हमें लिखना होगा। यदि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है तो दोनों को योग 180 डिग्री आएगा। बस यही अवधारणा, यही समझ, यही बेसिक आपको इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। अब हम यहाँ से इसे क्लियर करते हैं। यह हमारा बेसिक था, यह हमारी बेसिक समझ थी संपूरक कोण की। हम मान लेते हैं सबसे पहले, वही हमारा तरीका मानने का,
दो कोणों की बात की जा रही है, दोनों समपूरक है, तो मान लेते हैं कि माना कि वे समपूरक कोण x और y है। दोनों कोण मान लिए हमने x और y है। अब कहा जा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं, समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। अब यहां पर हमें तय करना पड़ेगा कि x बड़ा है या y का मान ज्यादा है। दोनों में बड़ा कोण है, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि x बड़ा है y से। यह हमें बिल्कुल आसानी कर देगा अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में। बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो आप प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहां पर मैं आपको जितना करवा रहा हूं इससे ना कम आपको लिखना है, ज्यादा लिखना है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि x इक्वल टू वाई प्लस 18। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो बड़ा कोण है आपका x है और y में जब आप 18 जोड़ेंगे तब ये इक्वल टू हो पाएगा, दोनों के वैल्यू आपस में बराबर हो पाएगी। इनकी वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू में यदि आप y की वैल्यू में 18 जोड़ेंगे तब आपको x की वैल्यू इक्वल हो पाएगी, तो इसलिए इसे ऐसा लिखा जाता है। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 18, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यह हमारी प्रश्न इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। अब हम आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक इक्वेशन हमें और चाहिए। अब इसी लाइन के अंदर आपको एक इक्वेशन और मिलने वाली है कि समपूरक कोण की जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन ये है कि किन्हीं दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे समपूरक की परिभाषा से। ठीक है, समपूरक की परिभाषा से हम जानते हैं कि समपूरक क्या होता है। समपूरक की परिभाषा यह कहती है कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह हमारी समीकरण नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है इसी के अंदर से। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप स्वतंत्र हैं इसके बाद किस विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन यहां पर हम प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। यहां पर x का मान y प्लस 18 है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 इसी से बनी है। तो हम क्या करते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से x का मान इक्वेशन नंबर 2 में फिट करने पर तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या कह रही है, 1 से क्या मान है, x बराबर y धन 18। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप समीकरण 1 से मान उठाइए और 2 में रख दीजिए। किसका मान, x का मान 2 के अंदर रखना है। 2 हमारी है x माइनस वाई। ठीक है, इस प्रक्रिया को यहां कर देते हैं हम, x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 180 हम रखते हैं यहाँ पर मान। x की जगह मैं मान रखूंगा यहाँ पर, यह x लिखा हुआ है, इस x की जगह x का मान क्या है, y धन 18, ये रख दिया हमने, y धन 18 रख दिया। ठीक है, अब प्लस y ऑलरेडी है इक्वल टू 180। समझ गए होंगे आपके, यहाँ x की जगह हमने y धन 18 पुट कर दिया है, y ऐसा कैसा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, y जुड़ के हमारे हो गए 2y धन 18 बराबर 180। इसे और सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, 18 हमारा उधर जाएगा तो 2y बराबर 180 ऋण 18 आ चुका है। अब हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो y बराबर 2y बराबर 180 में से 18 माइनस किया तो आपको सरल तरीका ये है कि 180 में से आप 20 माइनस कर दीजिए, 160 बचता है, और 2 ज़्यादा कर दिए थे माइनस, इसलिए 2 बढ़ा दीजिए तो 162 162 यहाँ पर बचते हैं। तो y बराबर फाइनली होता है 162/2 और y का मान हमें प्राप्त होता है
y बराबर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से ये 8 बार और ये 1 बार। y का मान आता है 81। फाइनली y का मान 81 आता है। अब y का मान कहाँ रखेंगे आप? y का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर। तो आपका मान आ जाएगा x बराबर y का मान हमने 81 रख दिया है प्लस 18 ये हो गया, तो x बराबर आ जाता है 99 डिग्री। ठीक है, हमें दो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, दो मान आ चुके हैं, एक x का और एक y का। तो y का मान आया है 81 और x का मान आया है 99। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे मिलान करते हैं कि क्या हमने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है, हमारा जो आंसर आया प्रॉपर सही है या गलत है। पहला तो ये है कि हमने x को बड़ा माना था, क्या x की वैल्यू ज़्यादा आई है? x की वैल्यू ज़्यादा है y से। ठीक है, पास है यहाँ से। दोनों संपूरक कोण कब होंगे? जब दोनों का योग 180 होगा। इन दोनों को जोड़िए, 99 और 100 और 80, 180। कुल मिला के आपकी पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन यहाँ से पास आउट हो जाती है कि दोनों का योग 180 है। अब यह देखना है कि क्या एक में से दूसरे को घटाने पर आपके पास 18 आता है या नहीं आता है, या फिर आपके सोचने का तरीका यह भी हो सकता है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 कम है, उसमें 18 जोड़ने पर इसके इक्वल हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 81 रखते थे, 81 में 18 जोड़ने पर 99 आ जाएगा। कुल मिला के हमने जो किया है वो फाइनली सही है और हमें आंसर प्राप्त होते हैं। हम लिख देंगे यहाँ पर फाइनली आंसर कि वे कोण हमारे, वे संपूरक कोण कितने हैं? 81 डिग्री तथा 99 डिग्री होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे, यह फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बस यही लिखना है आपको, इससे कम लिखना है ना इससे ज़्यादा लिखना है। यदि आप इतना करके आ गए तो आपको कंप्लीट पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका भिन्न से संबंधित। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि भिन्न क्या होती है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ दिखा रहा हूं। भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 5/3। 5/3 का अर्थ है कि 5 हमारा यहाँ पर अंश है और 3 हमारा हर है। तो हमें भिन्न बनाने के लिए एक अंश की आवश्यकता है और एक हर की आवश्यकता है। तब हम यहाँ पर मान लेंगे इस क्वेश्चन में कि अंश हमारा x है और हर हमारा y है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं कि करना क्या है और कैसे चलना है इसको आगे। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, पहले भिन्न बना लेते हैं क्योंकि भिन्न बनाने के बाद ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो माना कि भिन्न का अंश x, ठीक है, तथा हर y है। आपने मान लिया कि अंश आपका x है और हर आपका y है, तो भिन्न क्या होगी? तब अभिष्ट आपकी जो भिन्न है वह होगी x/y। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फार्मूला तैयार कर लिया है कि हमने भिन्न x और y में मान लिए। अब हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। आपको बिल्कुल इससे कम ना इससे ज़्यादा लिखना है। आप यदि इतना ही समझ गए और लिख दिया तो पर्याप्त है, सारा काम आपका हो जाएगा। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ना है और दोनों में जोड़ना है। हम दोनों में जोड़ देते हैं। हमारी भिन्न थी x/y, तो x में हमने 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया है। ठीक है, दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ऐसा करने पर वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/3
6 हो जाती है। तो इससे आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी और फर्स्ट इक्वेशन इससे मिल जाएगी। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन भी बना लेंगे। यहाँ पर आप इसे तिर्यक गुणा कह सकते हैं कि तिर्यक गुणा करने पर 11 का इससे गुणा कर दीजिए और बाकी का इससे कर दीजिए। तो आप 11 का गुणा करेंगे x + 2 से और यहाँ पर 9 का गुणा हो जाएगा y + 2 से। अभी हम पहले समीकरण की बनाने की तरफ चल रहे हैं, पूरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमें समीकरण ही बनानी है। 11 से ये किया 11x, 11 का 2 से किया 22 इक्वल टू 9y धन 9 दूना 18। अब आप इसे x को एक तरफ और y को एक तरफ, x y एक तरफ कर लीजिए। तो 11x - 9y बराबर इधर 18 है और इधर आपका 22 गया तो ये माइनस का हो चुका है। 11 दूना 22 और 9 दूना 18। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 11x - 9y 11x - 9y इक्वल टू 22 में से 18 माइनस होते हैं तो हमारे पास बचते हैं माइनस के 4। यह समीकरण नंबर आपकी 1 आ चुकी है। इसी प्रकार से सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। इसी प्रकार से अगेन हम लेते हैं कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब आपको x के अंदर भी 3 जोड़ना है और y के अंदर भी 3 जोड़ना है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यह 5/6 है और 9/11 है। तो यहाँ 5/6 हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगले स्टेप यहाँ पर लेंगे तो आपको यहाँ 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 का करना है x + 3 से इक्वल टू 5 का करना है y + 3 से। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तिर्यक गुणा करने के बाद। 6 का x से किया 6x, 6 तिया 18 इक्वल टू 5y और 5 तिया 15। इस प्रकार से यह बन गया। अब x और y को एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हमें जो रैखिक समीकरण बनती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x + by = c। उसी फॉर्म में हमें बनाना है इसको। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसे 6x - 5y, 5y आपका इधर आया तो माइनस का हो गया। अब 15 और 18 उस तरफ, तो 15 - 18 तो यह हो गया आपका 6x - 5y बराबर ऋण का 3। यह समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। इस प्रकार से हमने 2 समीकरण यहाँ पर निर्मित कर लिए। अब हम नेक्स्ट पेज लेके इसे सॉल्व कर देते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो है 11x - 9y, 11x - 9y इक्वल टू -4। एक तो आपकी यह इक्वेशन है 11x - 9y इक्वल टू -4 और दूसरी 6x - 5y, 6x - 5y इक्वल टू -3। यह समीकरण नंबर आपकी 1 थी और यह 2 थी। अब दोनों को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल कर लाना होगी। एक समीकरण का यहाँ यूज़ कर लीजिए। हम समीकरण नंबर 2 का यूज़ कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो 6x इक्वल टू -3 + 5y इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब आगे और सॉल्व करते हैं इसे। तो x इक्वल टू 5y ऋण 3/6 हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब इस x का मान हम प्रतिस्थापन विधि में 3 टुकड़ों में इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला टुकड़ा हुआ हमारा, पहला पार्ट हुआ x या y की क्लियरली वैल्यू निकालना। हमने x और y को क्लियर कर लिया है यहाँ से, जिसका मान हमें अगले समीकरण के अंदर रखना है। हमें देखना है कि ये जो मान आया है, ये जो x की वैल्यू है, यह किस समीकरण का यूज़ करके आई है। तो हमने समीकरण नंबर 2 का यूज़ किया है। अब हम इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि 2 से हम ये बनाया है तो हम इसे 1 में रखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, पहली समीकरण के अंदर रख देते हैं। हमारी पहली समीकरण है 11x - 9y बराबर ऋण 4। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर यह मान रख देते हैं तो 11 और x यहाँ पर लिखा हुआ है तो 5y ऋण 3/6।
ठीक है, -9y बराबर -4। इस प्रकार से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे क्लियरली सॉल्व कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 11 का गुणा कर सकते हैं इसके अंदर, या पूरी समीकरण में 6 का गुणा भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं। कई तरीके हैं। हम 11 का 5 से गुणा करते हैं तो 11 पंजे 55 y, और 11 का 3 से किया तो 11 तिया 33। ठीक है, अब यहां से माइनस का 9y, और इसके बटे में हमारा चल रहा था 6, ये हमारा 6 चल रहा है, बराबर -4। इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें अभी भी ये 6 हमारा गया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, पूरी समीकरण के अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 6 यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण में 6 का गुणा करने पर, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा करने पर यहाँ पर 6 इसके बटे में 6 है इस पूरे के, तो ये आपका 6, तो इस 6 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 6 आएगा और 6 से 6 कट जाएगा, तो ये सीधे सीधे 55y -33, और 6 का जब 9 से हुआ तो 9 छंके 54, y इक्वल टू 6 का जब 4 से हुआ तो 6 चुकू 24। इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, 33 को उठा के इस तरफ ले जाते हैं और बाकी इधर लिख लेते हैं। तो 55y -54y इक्वल टू -24 और प्लस का 33। अब 55y में से 54y माइनस हुए तो हमारे पास बचता है 1 प्लस का y, और यहाँ पर बचता है 24। 33 में से 24 माइनस होते हैं तो प्लस के 9 बच जाते हैं, तो यहाँ y का मान आ जाता है 9। 24 और 9 33। ठीक है, y का मान 9 आ चुका है। अब y का मान हम किसी एक समीकरण के अंदर रख देते हैं। आप सुविधा की दृष्टि से पहले समीकरण के अंदर ही रख दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 9 रखने पर, समीकरण 1 के अंदर y बराबर 9 रख देते हैं। एक हमारी है 11x -9y इक्वल टू -4। ठीक है, रखते हैं इसके अंदर, तो 11x -9 और यहाँ पर अगेन 9 इक्वल टू -4, तो 11x -9 81 बराबर -4। और सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पर ले लेते हैं तो आपका 81 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर 11x बराबर 81 उधर गया, तो माइनस का तो 4 है और प्लस का 81 है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 81 में से 4 घटाया तो हमारे पास आ जाता है 77, और x बराबर 77 के बटे में 11, तो x बराबर 7 आ जाता है। आपके पास x और y दोनों का मान आ चुका है। अब आप भिन्न देख सकते हैं कि आपकी भिन्न क्या होगी। अतः हमारी भिन्न क्या होगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं भिन्न। x बराबर कितना लेके आए हैं, x का मान आया है 7 और y का आया है 9। x बराबर 7 और y बराबर 9। तो हमारी जो भिन्न है, आंसर लिखेंगे हम कि भिन्न बराबर x बटे y थी, तो 7 बटे 9 है, ये हमारा आंसर है। अब हम इसे मिलान कर लेते हैं कि क्या ये जो आंसर आया है ये प्रॉपर है या नहीं है। यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, हमारे पास भिन्न आ गई 7 बटे 9, दोनों में 2 जोड़ देते हैं, 7 और 2 9 हो जाती है, 9 और 2 11 हो जाती है, तो वह 9 बटे 11 हो जाती है, तो बराबर ये 9 बटे 11 हो जाएगी। और इसी भिन्न में यदि 3 जोड़ दिया जाए, 7 और 3 10, 9 और 3 12, मतलब आपके पास आ चुका है 10 बटे 12। 10 बटे 12 को यदि थोड़ा सा और सॉल्व करें तो दोनों में अगर 2 का भाग लगाएं हम, तो हमें पता चलता है कि यह हमारा 5 बटे 6 है। मैं आपको वह भी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। हमारा भिन्न आया 7 बटे 9, तो पहली कंडीशन हमारी यह है कि हम दोनों में 2 प्लस करते हैं, 7 बटे 9 यह 2 प्लस की और इधर 2 प्लस की, तो यह हो गई 9 बटे 11। यह आपके क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 3
जोड़ने पर, तो 7 में आप 3 जोड़िए और 9 में आप 3 प्लस कीजिए, आपको 7 और 3 10 और 9 और 3 12, और इसे यहाँ पर 2 से कैंसिल करते हैं तो 5 बार और 6 बार आपका फाइनल यह जाएगा 5/6। यह भी क्वेश्चन में दिया गया है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि 2 जोड़ने पर 9/11 और 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाती है हमारी भिन्न। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आई होप यह आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अभी काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये एंड हो चुका है, ऐसा नहीं। इस अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूरे मैथमेटिक्स में अमूमन देखने को मिलेंगे। तो आप इसका बेस बनाने का तरीका यहीं पर समझ लीजिए। हमें एक पुत्र और एक पिता की आयु के बारे में यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम उनकी आयु मान लेते हैं। आंसर माना कि कौन है यहाँ पर पिता, जेकब है और उनका पुत्र है। तो माना कि जेकब की आयु 1 वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, ये कैसी आयु है? ये इनकी वर्तमान आयु है, ये इनकी प्रेजेंट आयु है। जब भी मानेंगे अमूमन लगभग 99% सवाल के अंदर आपको इस प्रकार का आयु के सवाल में हमें वर्तमान आयु ही मानना है। तो हमने इनकी वर्तमान आयु मान ली। अब आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद मान लीजिए कि इन दोनों की वर्तमान आयु आज x और y है, तो 5 साल बाद क्या होगा? मतलब आज से 5 साल बाद, आज की यदि कोई व्यक्ति 15 साल का है, एक पुत्र और पिता यदि मान लो 35 साल के हैं, तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद ये 20 का हो जाएगा और ये 40 के हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि ये इससे दुगुना का हो गया तो गलत नहीं होगा। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लपेट के बनाया है कि आज से 5 साल बाद प्लस करने पर 5-5 दोनों में प्लस करेंगे तो ये इनका रिलेशन दुगने का हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी कहा गया है। तो 5-5 साल दोनों बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि पुत्र ही बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर मान चुके हैं कि जेकब x का है और पुत्र y का है वर्तमान समय में। अब 5 वर्ष बाद, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अचानक फिल्मों में ऐसा आता है, एक बच्चा दौड़ता हुआ जाता है और स्क्रीन पे लिखा आता है कि 20 साल बाद। 20 साल बाद वो बच्चा अचानक बड़ा हो जाता है। वैसे ही घटना यहाँ पर हो रही है। 5 वर्ष बाद क्या होगा? जेकब क्या हो जाएगा? अब मैं यहाँ जेकब लिख देता हूँ। जेकब हो जाएगा आपका x धन 5 का, और पुत्र कितने का हो जाएगा? और इनका यहाँ पर सन है, ये हो जाएंगे आपके y प्लस 5 के। ठीक है, 5-5 साल दोनों आगे चले गए। 5 साल बाद आज यदि x के है तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और ये y प्लस 5 हो जाएगा। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब यदि दोनों को हम इक्वल टू के रेशो में लिखें, किसको? जेकब को और उसके पुत्र को इक्वल टू के रेशो में अगर लिखना चाहें तो ये इसकी आयु का 3 गुना हो जाएगी। हमेशा गुना करना है तो हमें पुत्र की आयु में ही करना है। छोटी आयु में यदि गुणा करेंगे तब वह बड़ी आयु के इक्वल हो पाएगी। इसका अर्थ है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि x धन 5 बराबर 3 गुणित y धन 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो x धन 5 बराबर 3y धन 15। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3y बराबर 15 ऋण 5। 5 उस तरफ गया, 3y इधर आया तो माइनस का, और ये माइनस का हुआ। तो x माइनस 3y बराबर यहाँ पर आ चुका है आपका 10। x माइनस 3y बराबर 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। इसी प्रकार से अब आपको इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। 2 की कंडीशन क्या है? 5 वर्ष पूर्व, जैसा यहाँ पर बाद आया था वैसा ही पहले आ गया है। अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या होगा? छोटे होंगे कि बड़े होंगे?
ये छोटे होंगे। आज यदि कोई व्यक्ति 1 साल का है तो आज से 5 साल पहले वो 5 वर्ष छोटा रहा होगा। मतलब आपका जो जेकब है वह हो जाएगा x - 5 और उनका जो सन है वह हो जाएगा y - 5 का। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करते हैं। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 7 का मल्टीपल का यहाँ पर आ चुका है, तो जेकब इक्वल टू सन की आयु में आप करेंगे 7 का मल्टीपल। ठीक है, ये आपका सन है यहाँ पर और ये जेकब है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर x - 5 बराबर 7 y - 5 और x - 5 बराबर 7y - 35 और x - 7y बराबर ऋण 35 और धन का 5। तो यहाँ पर आ चुका है ऋण का 30। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, x - 7y बराबर -30। यह आपके समीकरण नंबर 2 है और यह आपके समीकरण नंबर 1 है। इस प्रकार आपकी 2 इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हो जाती है। आई होप कि अब आगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाकर आए हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।